हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव ई लर्निंग पे। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो का जो पार्ट 1 था उसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा तो और उसमें बहुत ज़्यादा आपने कमेंट भी किया कि भाई और वीडियो बनाओ। तो इसलिए मैं ये पार्ट 2 लेके आया हूँ। इसमें उस पार्ट 1 में आपके 30 क्वेश्चन थे और इस पार्ट 2 वाले वीडियो में आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये बीएससी एग्रीकल्चर 7 सेमेस्टर के लिए है, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, पर्यावरणीय विज्ञान कृषि पारिस्थितिकी। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो इन्वायरमेंटल साइंस एंड एग्रो इकोलॉजी। ठीक है, ये एक बहुत आपका सबसे पहला पेपर है CSGM की स्कीम के अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों, इसके 60 क्वेश्चंस हम लोग अभी शुरू करेंगे। और आपको बता दें कि इस विषय के साथ ही साथ आपके जो अन्य विषय हैं 7 सेमेस्टर एग्रीकल्चर बीएससी के, उसके भी वीडियोस चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चंस आपके वो हो गए, 60 ये हो गए। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि अगला जो पार्ट है इसका 100 क्वेश्चंस का लेके आऊं, जिससे आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस का एक अमाउंट आपके पास हो जाएगा और आपका पेपर बहुत ही अच्छा निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार आपसे कहूँगा, अगर आप चैनल पर आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, इसको बनाने में थोड़ा सा मेहनत तो लगी जाती है, तो आपसे फिर कहूँगा आप इसको लाइक करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, और कमेंट में आपको ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। ठीक है दोस्तों, इस वाले वीडियो में देखिए हम लोगों ने क्या किया है, जो आंसर है उसको हमने बोल्ड नहीं किया है। ठीक है, पहले की वीडियोज़ में आपको आंसर बोल्ड मिलेगा, जिससे क्या है कि थोड़ा एक भाई ने हमें कमेंट किया था और कहा था कि भाई ये आंसर बोल्ड मत किया करो, क्योंकि जब हम लोग दोबारा चेक करते हैं तो हमें आंसर पहले ही दिख जाते हैं, जिससे कि माइंड जो है हमारा थोड़ा ज़्यादा प्रेशर नहीं लेता है, आप समझ रहे होंगे। तो इसमें मैंने आंसर बोल्ड नहीं किए हैं, क्योंकि जब आप वीडियो दोबारा देखें तो मेरे आंसर पे बोलने से पहले आप अपना आंसर दिमाग में सोच लें। ठीक है, इससे आपकी तैयारी थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हम भूमंडलीय ऊष्मीकरण को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। देखो, जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कटौती भी करेंगे और ऊर्जा उपयोग की दक्षता में सुधार भी करेंगे। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, दक्षता में सुधार कैसे करेंगे, एक ही जगह पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल 3-3 लेके जा रहे हैं। ठीक है, 2 लोग हैं कहीं जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल 2-2 लेके जा रहे हैं, तो 1 लोग जाएंगे। ऊर्जा का उपयोग हम ढंग से करेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार हम भूमंडलीय ऊष्मीकरण है उसको नियंत्रित कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं इसका नीला कलर कर लेता हूँ जिससे कि आपको देखने में आसानी रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। गैसीय प्रदूषकों और रासायनिक युक्त पानी को छोड़ने के अलावा अधिक ठोस अपशिष्ट छोड़ते हैं। ठीक है, ये केक लिखे यहाँ पे के है। ठीक है, सवाल कह रहा है कि गैसीय वायु प्रदूषकों और रासायनिक युक्त पानी को छोड़ने के अलावा उपयोग अधिक ठोस गैस अपशिष्ट छोड़ते हैं। ये अपशिष्ट मुख्य रूप से होते हैं, तो क्या दोस्तों, ये अपशिष्ट आपको होते हैं रासायनिक अवशेष भी होते हैं, फ्लीस भी होते हैं, धातु राख भी होते हैं। तो यहाँ पे आपका लग जाएगा सभी। ठीक है, इसके सभी सही है। अगला आपका क्वेश्चन है, बीटी काटन आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है जो मदद करती है। तो वो आपकी मदद करती है किसमें, कीट प्रतिरोध में। ठीक है दोस्तों, किसमें मदद करती है, आपकी कीट प्रतिरोध में। आगे बढ़ते हैं। सबसे हानिकारक पर्यावरण प्रदूषण है। ठीक है, सबसे हानिकारक पर्यावरण प्रदूषण है, तो वो है दोस्तों आपका गैर बायोडीजल रसायन। ठीक है, गैर बायोडीजल रसायन। और बायोडीजल से आपको एक क्वेश्चन मेडिसिनल वाला अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा, रतन जोत से बायोडीजल बनाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन। ठीक है, सबको पता है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, सारस क्रेन। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का हमारा राजकीय वृक्ष कौन सा है, अशोक। ठीक है, सीता अशोक। अशोक 2 टाइप के होते हैं, तो सीता अशोक ये जो वैरायटी है वो हमारी उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली एक पारिस्थितिकी तंत्र सेवा है। ठीक है, तो वो है आपका मिट्टी के कटाव। पेड़ मिट्टी का कटाव रोकते हैं। ठीक है, पोषक तत्वों का चक्रण वो भी हमारा मिट्टी में होता रहता है, और मिट्टी के द्वारा हमारी फसलों में आता है और फसलों के द्वारा हमारे अंदर आता है। ठीक है, वो भी उसका सर्कल ठीक बना रहता है। प्रदूषकों, अवशोषक और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे में कमी भी लाता है। जितने हमारे पेड़ पौधे होंगे उतना हमें पर्यावरण के लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सभी।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन दुनिया के सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का गठन करता है दोस्तों? महासागर एक ऐसा है दोस्तों, सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत महासागर में हुई थी, ठीक है। और महासागर जो है वो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र का गठन करता है, ठीक है। इसमें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सभी उपभोक्ता वहीं मिलते हैं, ठीक है। एक पारितंत्र की विशेषता होती है, ठीक है। एक पारितंत्र में क्या विशेषता होनी चाहिए? तो देखिए, ऊर्जा का प्रवाह भी होना चाहिए, एक से दूसरे में ऊर्जा भी जानी चाहिए, ठीक है। सौर ऊर्जा को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन करने वाले ऑटोट्रोप्स वो भी हमारे अपघटक होते हैं, ठीक है। कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक में डिकम्पोजर भी होते हैं, यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपदा प्रबंधन योजना के 3 चरण होते हैं, कौन से? तैयारी, प्रतिक्रिया और वसूली, ठीक है। वसूली का मतलब रिकवरी है यहाँ से, और रिकवरी का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो लोग बीमार हैं उन्हें जल्दी से जल्दी उनको रिकवर किया जाए, ठीक किया जाए। इस वसूली का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। WHO के अनुसार कोरोना वायरस से कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? सामाजिक दूरी, ये भी सही है। मुंह और नाक को मास्क से ढकना, ये भी सही है। थोड़े समय के अंतराल पर हाथों को साफ करना सैनिटाइजर से, ये भी सही। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन उपरोक्त सभी, ठीक है। ये सभी काम कोरोना से बचने के लिए करने चाहिए, आप लोग भी करिए। नोवल कोरोना वायरस की उत्पत्ति हमारी सबसे पहले चीन से हुई थी और भारत में सबसे पहले केरल से हुई थी, याद रखिएगा। चाइना से एक लड़का आया था केरल में, वही हमारे देश में वायरस लेके आ गया था, ठीक है। सबसे शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? चीन में, और इंडिया में सबसे पहले केरल में। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? वो आपको मनाया जाता है 13 अक्टूबर को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में 2 परमाणु बम निम्नलिखित में से किस स्थान पर गिराए गए, ठीक है। किस स्थान पर गिराए गए? तो दोस्तों वो आपके गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी, जापान में 2 जगह। हिरोशिमा में गिराया गया था 6 अगस्त 1945 और नागासाकी में गिराया गया था 9 अगस्त 1945, ठीक है। ये आपका गिराए कब गए थे? 1945। यहाँ पे 6 अगस्त और यहाँ पे 9 अगस्त, ये आप बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संसाधन का मुख्यालय भारत के किस शहर या राज्य में स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। आगे चलते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। इसके पहले वाले वीडियो में भी शायद ये दिवस है, ठीक। ओजोन दिवस 16 सितंबर। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत के क्षरण के लिए हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो आपकी AC से निकलती है, आपके फ्रीजर से निकलती है, ठीक है। ये बहुत खतरनाक गैस है। तो दोस्तों पेड़ लगाइए, घर के आसपास 2-3 पेड़ भले लगा लीजिए, लेकिन AC मत लगाइए, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी अगर हम लोग ढंग से नहीं चलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है, ठीक है। मतलब इन ये जो 3 उपाय दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही होगा? तो क्या होगा? जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, ठीक है। तो अच्छे ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता उपयोग, वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर का उपयोग करना, तो ये सभी हैं, ये सभी हैं, ठीक। ये सभी उपाय हम लोगों को करने चाहिए। जीवाश्म ईंधन का भी उपयोग कम करना चाहिए। अच्छे ऊर्जा माने अच्छे ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता उपयोग, ठीक है, इनको भी हमें कम करना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव दोस्तों CO2 से जुड़ा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस प्रभाव आपका किससे जुड़ा है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं दोस्तों। अम्लीय वर्षा का मुख्य स्रोत है, अम्लीय वर्षा का मुख्य स्रोत है, तो वो है आपका दोस्तों SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अम्लीय वर्षा का आपका मुख्य स्रोत है। और अम्लीय वर्षा के कारण हमारा जो ताजमहल है आगरा का, हमारे देश की शान, उसका कलर वाइट से हल्का हल्का पीला होता जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। मानवीय गतिविधियों के द्वारा पर्यावरण के प्रतिकूल परिवर्तन को कहा जाता है। मानवीय गतिविधियों द्वारा पर्यावरण के प्रतिकूल परिवर्तन को कहा जाता है, तो वो आपका कहा जाता है दोस्तों प्रदूषण, ठीक है। आगे चलते हैं। पूर्व स्थिति संरक्षण में शामिल है, ठीक है। पूर्व स्थिति संरक्षण में शामिल है, तो हमारे सभी का बोटेनिकल गार्डन, जर्मप्लाज बैंक और चिड़ियाघर, ये सभी हमारे पूर्व स्थिति संरक्षण में शामिल है। जैव विविधता में कमी का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। जैव विविधता में कमी का सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है आपका आवास विनाश,
जंगल ख़त्म कर रहे हैं हम लोग और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो फिर जो लोग जंगल में रहते हैं वो कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो जैव विविधता हमारी इसीलिए कम हो रही है। निम्नलिखित में कौन से मृदा अपरदन के कारण है? अप्रतिबंधित चराई, अधिक खेती, वनों की कटाई। तो यहाँ पे आपका सभी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका सभी हो जाएगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, नवीनीकरण संसाधनों की सूची कौन सी है? नवीनीकरण संसाधनों की सूची कौन सी है? तो नवीनीकरण साधन कौन से हमारे? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल विद्युत। ये हमारे खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। ये दोनों तो आपको कैंसिल आउट हो गए, तो इन दोनों में हमें ढूंढना था पहले और चौथे में, तो इस हिसाब से ये भूतापी और पेट्रोलियम नहीं लेंगे हम। इन दोनों ऑप्शंस को देखते हुए ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। आगे चलते हैं, सूर्य के किरणों से प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा होती, सबको पता है, ये तो सबका सही जाना चाहिए। लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले उगने वाले मृत पौधों के अवशेषों से प्राप्त जीवाश्म ईंधन, जिसे हम क्या कहते हैं? कोयला, कोयला, ठीक है। जंगल के नुकसान के कारण, जंगल के नुकसान जो हैं उनके कारण क्या है? हमारे जंगल के नुकसान हो रहे हैं, उपजाऊ मिट्टी का क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग, पौधों और जानवरों के आवास का नुकसान और उपरोक्त सभी। तो ये सभी चीज़ें मुझे लगता है यहाँ पे हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी। उपजाऊ मिट्टी का क्षरण भी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, पौधों और जानवरों का आवास, उनका नुकसान भी हो रहा है, ठीक है। वाहन के निकास से निकलने वाली जहरीली गैस कौन सी है? वाहन के निकास से निकलने वाली दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत खतरनाक गैस होती है। पारिस्थितिकी उत्तराधिकार के मुख्य कारणों में शामिल है जो किसी क्षेत्र की आबादी को नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जैविक कारक भी हैं, स्थलाकृति कारक भी हैं और जलवायु कारक भी, तो आपका सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का एक अटूट रूप है? हवा, पानी, सौर, जीवाश्म, ठीक है। हवा, पानी, सौर, जीवाश्म। तो हम सबको पता है कि हमारा सौर ऊर्जा है वो ऊर्जा का एक अटूट रूप है, ये खत्म नहीं होता, और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये ऊर्जा पृथ्वी पे रहेगी। तो हमें लगता है हम सब लोगों को सौर ऊर्जा पे निर्भर हो जाना चाहिए और ये खत्म होने वाले चीज़ों को थोड़ा थोड़ा यूज करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन है? निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो आपका कोयला जो जीवाश्म ईंधन है। अभी आपने पढ़ा था ऊपर 250 मिलियन वर्ष पहले जो पौधे जमीन के नीचे दब गए थे, वो हमारे आज के दौर में कोयले के रूप में मिल रहे हैं और कोयले को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, एक ही स्थान पर रहने वाले और एक ही समय में रहने वाले एक ही प्रकार के जीव समूह को संदर्भित करता है, ठीक है। तो वो आपका संदर्भ करता है जनसंख्या, उसे हम क्या कहेंगे? जनसंख्या, ठीक है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन चराई खाद्य श्रृंखला में प्रारंभिक उपभोक्ताओं की श्रेणी से संबंधित है? तो वो कौन है आपका दोस्तों? गाय और खरगोश, गाय और खरगोश। किसी भी खाद्य श्रृंखला का सही अंत होता है दोस्तों, कोई भी खाद्य श्रृंखला हो आपकी, उसका हमेशा सही अंत क्या होता है? अपघटक। क्या होता है आपका? अपघटक, ठीक है। डिकम्पोजर जो है वो किसी भी खाद्य श्रृंखला का मतलब हैप्पी एंडिंग है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, इनमें से किस जीव का आहार केवल पादप पदार्थ से युक्त होता है? इनमें से किस जीव का आहार, तो सबको पता है पादप पदार्थ पे कौन जीवित रहता है? शाकाहारी। एक शाकाहारी को इस रूप में भी जाना जाता है: निर्माता, पहले क्रम के उपभोक्ता, दूसरे क्रम के उपभोक्ता और तीसरे क्रम के उपभोक्ता। तो वो हमारे पहले क्रम के उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति है? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति है? तो वो आपकी जैविक खेती, जो पर्यावरण के अनुकूल होती है। सतत विकास का अर्थ है, ठीक है। सतत विकास का अर्थ है, आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए अपने मन में। मनुष्य की प्रगति भी है, भविष्य की जरूरतों से समझौते किए बिना वर्तमान जरूरतों को पूरा करना ये भी है, और मानव आवश्यकताओं और संसाधन प्रदान करने के लिए पृथ्वी की क्षमता के बीच संतुलन ये भी है, ठीक है। आगे चलते हैं, वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन जो है वो क्या है? इसका आयतन है, वजन है, घनत्व है, क्या है? तो सोचो ये आयतन में होती है इतनी, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये तो सबको पता है इतनी होती है, लेकिन ये होती क्या है?
तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आपका प्लस पॉइंट है। ऐसी सामग्री जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपरिचक्रत हानि रहित यौगिकों को अवक्रमित किया जाता है को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं बायोडीजल कचरा। रिमोट सेंसिंग प्रयोग किसके लिए किया जाता है, रिमोट सेंसिंग प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वो आपका किया जाता है मौसम की भविष्यवाणी। ठीक है। पर्यावरण जीवन रक्षक प्रणाली है जिसमें शामिल हैं वायु, पानी, भूमि, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें आपको सब लोग लगा लेंगे। ये देखिए आगे चलते हैं। जलमंडल पर विकास गतिविधियां के कारण है, जलमंडल पर विकास गतिविधियां के कारण होता है, सॉरी गतिविधियों के कारण होता है, जलमंडल विकास गतिविधियों के कारण होता है, तो वो आपका होता है दोस्तों जल प्रदूषण। ठीक है। कैंसर का एकमात्र सबसे बड़ा रोके जाने योग्य कारण है। ठीक है, कैंसर का एकमात्र सबसे बड़ा रोके जाने योग्य कारण है दोस्तों वो आपका तंबाकू धूम्रपान। ठीक है, 80% कैंसर जो होता है आपका जिन लोगों को, वो तंबाकू के कारण होता है। ठीक है, आप में से हमारे बहुत से भाई लोग होंगे जो बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ तो रहे लेकिन साथ साथ तंबाकू भी खा रहे हैं। भाई तंबाकू खाना बंद कर दो यार, इस क्वेश्चन को पढ़ के तो बंद कर दो। 80% कैंसर जो है तंबाकू के कारण होता है, और 80 वर्ष की उम्र नहीं आपकी होगी आज की डेट में, मतलब आज की डेट में तो नहीं होगी, 80 वर्ष तक आप जीवित नहीं रह पाएंगे। इस प्रकार का माहौल और इस प्रकार का खाना पीना हम लोग खा रहे हैं, तो भाई साहब तंबाकू बंद कर देना यार। और जो लोग खाते हैं वो कमेंट में प्लीज़ लिखेगा कि मैं आज से बंद कर दूंगा। आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू वेरी वेरी। यूनिसेड का अर्थ होता है, ठीक है, यूनिसेड का अर्थ होता है तो वो आपका होता है पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। आगे चलते हैं। सबसे अधिक बार होने वाली स्वाभाविक रूप से आपदा है, हम सबको पता है सबसे ज़्यादा बार क्या आता है, बाढ़ आती है, फ्लड। ठीक है, सबसे अधिक बार आपका क्या आती है, बाढ़ आती है ज़्यादातर हर जगह। किस दिन को पर्यावरण दिवस के रूप में, तो सबको पता है 5 जून। निम्न में से कौन सी गतिविधियां जल स्तर को कम करती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां जल स्तर को कम करती हैं, तो भूजल की अधिक निकासी। भाई ज़्यादा पानी निकालोगे तो फिर जल स्तर नीचे चला जाएगा। 2 बाल्टी में आपकी बाइक धुल जाती है, लेकिन हम समर चलाएंगे पूरी और हज़ारों लीटर पानी खर्च कर देंगे। ठीक है, जब तक आप साबुन लगाएंगे तब तक पानी नाली में बह रहा है। तो बस आप समझ जाइए, आप एनवायरमेंटल इकोलॉजी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और इस पर आप कुछ बातों पे अमल भी कीजिएगा। एक तो वो कैंसर वाली, मैं आपसे फिर कहूँगा, आप कमेंट में ज़रूर कहिए कि मैं आज से कैंसर नहीं, वो धूम्रपान नहीं करूँगा, तंबाकू वाला। ठीक है, ज़रूर से लिखिए दोस्तों। निम्न में से कौन वन हानि का कारण नहीं है, लकड़ी का बढ़ता उपयोग। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन क्या है, लकड़ी का बढ़ता उपयोग, प्रजातियों का विलुप्त होना, ईंधन की लकड़ी का व्यापक उपयोग, खनन और बांधों का निर्माण। तो इसमें आपका है प्रजातियों का विलुप्त होना, ये वन हानि का कारण नहीं है। ठीक है भाई, प्रजातियां विलुप्त होंगी तो इससे वन थोड़ी हानि होंगे, वन तो होंगे, हम लकड़ी का बढ़ता उपयोग, इससे वन खत्म हो जाएंगे। ईंधन लकड़ी का हम ज़्यादा उपयोग करेंगे तब भी वन खत्म हो जाएंगे। खनन करेंगे, बांध बनाएंगे तब भी लकड़ी खत्म हो जाएगी। ठीक है, बांधों में लकड़ी की आवश्यकता होती है, तो ये जरूरी है। निम्न में से कौन से वन सेवाएं सतही अपवाह वर्ष जल को कम करता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है, स्थानीय तापमान को विनियमित करें, या उपरोक्त सभी। तो ये आपका है उपरोक्त सभी, इसमें सभी ऑप्शन आपके सही है। सभी सेवाएं जो हैं वो वन सेवाएं हैं। कौन सी मानव गतिविधि वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम करती है, वनों की कटाई, पशु शिकार, खनन। तो देखिए वनों की कटाई जो है ऑक्सीजन कम नहीं करेगी। ठीक है, पशुओं का आप शिकार करोगे तो जो ऑक्सीजन है वो कम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों जब आप खनन करते हैं, आप में से बहुत से भाई लोग सोच रहे होंगे कि यार खनन से क्या होता है, वनों की कटाई होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान रखिए, जब हम खनन करते हैं तो पृथ्वी के अंदर से विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें निकलती हैं और वो गैसें हमारी जो ऑक्सीजन वायुमंडल में है उसको ख़राब कर देती हैं। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पेपर में आता तो मुझे लगता है 60% लोग आप लोग ये कर देते, लेकिन ये वाला गलत है दोस्त, ये खनन सही है। निम्न में से किसे अपर्दाहारी भी कहा जाता है। ठीक है, निम्न में से किसे अपर्दाहारी कहा जाता है, अपघटक को कहा जाता है अपर्दाहारी। ठीक है, डीकम्पोजर। और किसी भी खाद्य श्रृंखला की जो हैप्पी एंडिंग होती है वो अपघटक के माध्यम से होती है। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यात्मक पहलू हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यात्मक पहलू आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
आगे चलते हैं। जैव ईंधन में अल्कोहल के कौन से 2 रूप शामिल हैं? जैव ईंधन जो है उसमें से अल्कोहल के कौन से 2 रूप शामिल हैं? तो इथेनॉल और प्रोपेनॉल। ठीक है, इथेनॉल और प्रोपेनॉल। आगे चलते दोस्तों। कौन सी 3 खाद्य पौधों की प्रजातियां दुनिया के खाद्य चेन की लगभग 60% आपूर्ति करती हैं? ठीक है, समझ रहे हैं आप, 60% खाद्य चेन की आपूर्ति इनमें से एक ऑप्शन है वो पूरा करता है। तो वो है दोस्तों गेहूं, चावल और मक्का। ठीक है, गेहूं, चावल, मक्का, ये जो है 60% फिल कर देती हैं, जो आपूर्ति मांग है जो उसको। एकीकृत फसल, ये फसल लिखा है यहाँ पे, फसल पढ़िए। एकीकृत फसल प्रबंधन को दोस्तों मैं जल्दी जल्दी टाइप करता हूँ तो इसमें थोड़ा सा ही मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आप लोग समझ जाइए। एकीकृत फसल प्रबंधन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। फसल उगाने के लिए पारंपरिक तरीकों का प्रयोग करें, अकार्बनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के विकल्पों का उपयोग करना। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा अकार्बनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के विकल्पों का उपयोग करना। आवश्यक गैर धातु खनिज, ठीक है, आवश्यक गैर अधातु खनिज है। तो देखिए ये दोनों तो आपके पहले से ही गलत हो गए, ठीक है, क्योंकि इसमें धातुएं हैं दोनों में। ठीक है, बचा अधातु वाला एक ये और एक ये, तो इन दोनों के हिसाब से ये वाला आपका सही है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बहुत ही सही है। आदर्श रूप से भारत में वन भूमि का अनुमानित % होना चाहिए, और भारत में ही नहीं हर देश में आदर्श रूप से वन भूमि कितने % होनी चाहिए? 33%। ठीक है, 1/3 जो है वो वन होना चाहिए। अल्ट्रावायलेट प्रकाश के अवशोषण के लिए जिम्मेदार ओजोन वायुमंडल की किस परत में है? ठीक है, वायुमंडल की किस परत में है? तो वो है दोस्तों आपकी समताप मंडल में। ओजोन परत जो है वो कौन से मंडल में है? समताप मंडल में। आगे चलते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन को उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो उससे संबंधित है। नई सामग्री का डिजाइन, अध्ययन की खोज। ठीक है, ये भी आपका गलत। पर्यावरणीय विज्ञान में पर्यावरणीय अध्ययन में नई डिजाइन थोड़ी खोज करेंगे, ये भी गलत। दोस्तों एक बात आपको बता दूं, जब भी आपके सामने 4 ऑप्शन आए, ठीक है, और आपको सही ऑप्शन ना दिख रहा हो, समझ में ना आ रहा हो, तो आप एलिमिनेशन ट्रिक लगाइए। ठीक है, गलत तो आप ढूंढ ही लेंगे, गलती तो सब ढूंढ लेते हैं, तो आप गलती ढूंढिए, जिसमें गलती नहीं ढूंढ पाएंगे वही सही होगा। सूचना और भौतिक विज्ञान, तो इसमें पर्यावरणीय नहीं आएगा, ये भी गलत। प्राकृतिक दुनिया और इसकी अखंडता पर मनुष्यों के प्रभाव के बारे में, ये तो इतिहासकार करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। मानवीय, समाजिक, जैविक और भौतिक विज्ञान का अध्ययन, ये करेंगे। तो आपका बी पार्ट सही हो जाएगा। दोस्तों एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये 60 क्वेश्चंस लिखने और टाइप करने में थोड़ी सी मेहनत लगी है, तो उस मेहनत को आप साकार करिए हमारी, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अगर आप वो तम्बाकू वाला, अगर आप तम्बाकू खाते हैं, ठीक है, कमला पसंद तरह तरह की, अगर आप तम्बाकू का सेवन करते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आज के बाद आप नहीं खाएंगे। ठीक है, और उस क्वेश्चन को मैं आपको रिमाइंड करा दूं, जो कैंसर का कारण है वो 80% जो है वो तम्बाकू खाने वाले हैं, उनको कैंसर होता है। ठीक है, शराब वालों को नहीं होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आगे आने वाले जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।